नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले पंचायत चुनाव का भी बिगुल बज चुका है। इस चुनाव को लेकर सूबे की तकरीबन हर पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इसी चुनाव से तमाम पार्टियां आने वाले चुनाव को लेकर वोटों की गोलबंदी करेगी। वोटरों को साधने की जहां पर कवायद शुरू हो चुकी है, तो वहीं बयानबाजी करके माहौल भी बनाने की कोशिश हो रही है। ताजा बयान सांसद एसटी हसन का समाजवादी पार्टी से ही सुन लीजिए, जिसको लेकर प्रदेश में अब सियासी घमासान शुरू हो चुका है। एसटी हसन का कहना है कि आने वाले चुनावों में बीजेपी राम के नाम का इस्तेमाल करके फिर से अपने फायदे की कोशिश करेगी और मंदिर के चंदे के नाम पर बिकाऊ मुसलमानों से पथराव भी करवा सकती है। अब जब सपा सांसद ने राम के नाम को लेकर विवादित बयान दिया, तो बीजेपी की तरफ से पलटवार होना भी लाजमी था और इसका जिम्मा कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा ने उठाया। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोली चलवाई वो आज पत्थर चलवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आगे आगे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आती जाएगी, वैसे वैसे बयानबाजी का और बदजुबानी का दौर तेज होता जाएगा। आज करेंगे इसी मुद्दे पर अपने खास पैनल के साथ चर्चा। ऐसे में एसटी हसन के द्वारा दिए गए इस बयान के बाद, इस हंगामे के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन क्या ऐसे बयानों से वोटर होंगे मेहरबान? बहुत बड़ा सवाल है। सपा सांसद ने ये जो बयान दिया है, इस बयान के आखिरकार मायने क्या है? वो क्या कहना चाहते थे? वो किस पर अपना निशाना साधना चाहते थे? ऐसे में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का इस तरह की कोशिश का भी उन पर आरोप लग रहा है, जिसके बाद उन्होंने बकायदा अपने इस बयान पर मचे हंगामे के बाद सफाई भी पेश की, वो भी हमने आपको सुनवाया। और एक और महत्वपूर्ण सवाल कि राम मंदिर के चंदे के लिए आखिर ये बयानबाजी जरूरी क्यों है? इस तरह का बयान देने की आवश्यकता क्या थी? और आज लेंगे अपने इन्हीं तमाम सवालों के जवाब। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ चुका है, उनका तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ आनंद गिरी धर्मगुरु जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा हमारे साथ सपा नेता फखरुल हसन चांद जी भी जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फखरुल साहब, चर्चा की शुरुआत आपके साथ। आज जो एसटी हसन ने बयान दिया, जिस पर अब विवाद हो गया है, जिस पर अब हंगामा देखा जा रहा है, सबसे पहले तो आप इस बयान का मतलब समझा दीजिए। ये बिके हुए मुसलमानों से क्या मतलब है उनका? देखिए, जो एसटी हसन साहब कहना चाहते थे वो यही कहना चाहते थे। आपने देखा कि कैसे शाहीन बाग में कुछ लोग बैठे थे, क्या हो रहा था वहां पे शाहीन बाग में, और उसके बाद वो लोग कैसे कुछ लोग वही लोग जाके कुछ दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, और कैसे भाजपा की लोग धूमधाम से उनको पार्टी ज्वाइन कराते हैं। तो एसटी हसन साहब ने यही कहा कि जब उत्तर प्रदेश में लोग राम मंदिर का चंदा मांगने निकलेंगे, जो एक मुद्दा था वो सुप्रीम कोर्ट से उसका समाधान हो चुका है, वो समाप्त हो चुका है। उसके बाद इसी तरीके के लोगों को जो लेके, जो इस तरीके के लोग हैं जो समाज में वो बिखराव करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से पथराव कराएंगे और प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे। उन्हीं ने अपनी आशंका जाहिर की है। लेकिन क्या खुद एसटी हसन का ये बयान समाज को तोड़ने वाला नहीं है, सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने वाला नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं ने तो एक आशंका जाहिर की है। समाज को तोड़ने वाला बयान ये बिल्कुल नहीं है। समाज को तोड़ने का आप इस पे कैसे देखते कि समाज को तोड़ने का? इस लिहाज से आशंका जाहिर की है कि मुसलमान का क्या अर्थ निकाला जाए? मुसलमानों को इसका मतलब वो बिका हुआ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैंने तो फिर कहा आपसे कि कुछ लोग शाहीन बाग में बैठे हुए थे धरने पे, कुछ दिनों बाद वही लोग जो भाजपा सरकार के खिलाफ धरने पे बैठे हुए थे, और कुछ दिनों बाद जाके वही लोग भाजपा में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे ही चंद लोगों के लिए एसटी हसन साहब ने अपनी बात कही है, उसको आप किसी पूरे संप्रदाय से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस तरह की बयानबाजी की आखिरकार जरूरत क्या थी? जहां पर उन्होंने ये बयान दिया है वहां क्या कार्यक्रम चल रहा था? युवा घेरा कार्यक्रम समाजवादी पार्टी का चल रहा था ना। ऐसे में राम मंदिर के मुद्दे पर, इस दान अभियान के मुद्दे पर चंद मुसलमानों का जिक्र करते हुए, बिके हुए की बात कहते हुए आखिरकार बयान देने की इस तरह की आवश्यकता क्या थी? ना बयान देते इस तरह का विवाद खड़ा होता। उन्हीं ने मध्य प्रदेश की घटना का जिक्र किया था कि मध्य प्रदेश में जैसे कुछ लोगों ने माहौल मध्य प्रदेश का खराब करने की कोशिश की, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश का माहौल कुछ लोग खराब करने की कोशिश करेंगे। यही आशंका उन्होंने जाहिर की थी, बाकी वो कुछ नहीं कहना चाह रहे थे। इसको हिंदू और मुसलमान से जोड़ के ना देखा जाए। उन्हीं ने किसी भी तरीके से अपने बयान में हिंदू और मुसलमान के बीच
खाई पैदा करने या बिखराव पैदा करने की बात नहीं कही। उन्हीं ने तो एक आशंका जाहिर की कि समाज ना टूटे और इस तरीके के लोगों पे पहले से ही नजर रखी जाए जो हिंदू और मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं। लेकिन अब देखिए ना हुआ क्या है, उन्होंने बयान दिया, बयान पर तमाम तरह के पलटवार भी सामने आ रहे हैं। बीजेपी के मोहसिन रजा ने किस तरह से जवाब दिया है आप लोगों को, वो भी आपने सुना होगा। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, मोहसिन रजा को मौका मिलेगा, मोहसिन रजा उस बयान को अपने तरीके से लेंगे, अपने तरीके से घुमाएंगे। ये वही तो भारतीय जनता पार्टी है ना जो देश में हिंदू और मुसलमान को लड़ाती है। हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। हिंदू मुसलमान को लड़ाने का आरोप आप बार-बार बीजेपी पे लगाते हैं। विपिन शर्मा साहब ने यही तो कहा है कि अपने ही लोगों को भीड़ में शामिल करा देंगे, तो अपने ही लोगों से पथराव करा देंगे। आप हिंदू मुसलमान करते हुए नजर नहीं आ रहे थे? देखिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि 9 नवंबर 2019 को एक बहुत अच्छी नज़ीर पेश हुई थी जब आपने देखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा ऐतिहासिक निर्णय दिया। इतने सालों से जो वाद विवादित राम मंदिर बाबरी मस्जिद का मुद्दा था उसको हमेशा के लिए विराम लग गया जब एक ऐतिहासिक फैसला आया है। और वो देखिए सिर्फ महज आस्था के आधार पे नहीं, वो यहाँ पर बिल्कुल तथ्यों के आधार पे हुआ था फैसला। और यहाँ पर यही एक अपेक्षा करी जा रही थी उस फैसले के बाद कि अब कम से कम मंदिर मस्जिद से ऊपर उठ के हम लोग विकास को तवज्जो देंगे और हिंदुस्तान की विकास की गति को भी और तेजी मिलेगी और साथ में हिंदुस्तान को सही मामले में विकासशील देश बनाएंगे, राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे। और यहां पर हम देखते हैं फिर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है, बड़ा दुख होता है कि जैसे ये बयानबाजी हो रही है, जितने बयान बहादुर आगे आके ऐसी बातें करते हैं। और यहां पर यह समझना पड़ेगा कि यहां पर कोरोना काल से भी देश को बाहरना है, चुनौतियों का भरमार है यहां पर। और जीडीपी के आंकड़ों की बात करें वो धरातल पे आए हुए हैं, यहां पर विकास को तवज्जो मिलनी चाहिए। और हम लोग ये बात कर रहे हैं कि क्योंकि चुनाव अब सर पर हैं और वो सवाल इसीलिए लाजमी हो जाता है हसन साहब, चुनाव सर पर है, ऐसे में विकास पर बात होनी चाहिए थी ना, लोगों के भलाई के बारे में, लोगों के लिए क्या कुछ योजनाएं आगे लाई जा सकती है, कैसे उनकी डेवलपमेंट हो सकती है, इस पर बात होनी चाहिए थी ना। महंगाई पर आप लोग बात करते हैं, शिक्षा के मुद्दे पर आप लोग बात करते हैं, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर आप लोग बात करते हैं, तो समझ में आता। इस तरह से ये अनावश्यक बयानबाजी करने से क्या फायदा? हम इसी मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। प्रदेश में जो 5-4 सालों से विकास के मुद्दे ठप पड़े हैं, विकास कार्य ठप पड़े हैं, हम उन्हीं पे बात करना चाहते हैं। लेकिन हमने इस बयान से तो मुझे ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया, इस बयान में तो मुझे एक भी ऐसा शब्द दिखाई नहीं दिया। मध्य प्रदेश में घटना घटित हुई उसी तरीके से उत्तर प्रदेश का माहौल कुछ लोग खराब करना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें हिंदू और मुसलमान और राम मंदिर की कोई बात उन्हीं ने कही है। राम मंदिर का जो विषय था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस विषय को वो जो एक विवाद था उसको समाप्त कर दिया। सबने वो जो आदेश आया था सबने उसका पालन किया, सबने उसका सम्मान किया। मैं समझता हूँ वो कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा उत्तर प्रदेश में अगर कोई है तो बेरोजगारी है, मुद्दा अगर कोई है तो वो किसानों की समस्या है, नौजवानों की समस्या है। कि एसटी हसन को तो फिर ऐसे में इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी ना, क्यों खामखा इतना बवाल खड़ा कर दिया, क्यों खामखा इतना विवाद खड़ा कर दिया? देखिए एसपी हसन साहब ने कितनी बातें क्या कही और कितनी बातों को मीडिया ने निकाल लिया। ये कोई पहली दफा नहीं है। इससे पहले जयप्रदा के खिलाफ उन्होंने क्या विवादित टिप्पणी की थी सबको पता है, कोर्ट में केस भी चल रहा है। यहाँ तक कि देश की संसद को लेकर उन्होंने जो बयान दिया था, धार्मिक जलसा मुझे संसद में नजर आता है, मेरा सर झुक जाता है शर्म से, वो बयान आप लोग भूल गए। ये पहली दफा नहीं है देखिए मैडम, बयानों की अगर बात करेंगी आप तो हम बयान तो फिर भाजपा के जो बयानवीर है उनके भी बहुत से बयान हम आपको सुनवा देंगे और अभी बता देंगे। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। चलिए ठीक है साहब, आपके पास पूरा समय है, बहुत सारे सवाल अभी मुझे आपसे करने हैं, एक एक करके सर लौटूंगी आपके पास। आनंद गिरी हिंदू धर्मपुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद जी, क्या लग रहा है, इलेक्शन आते ही हिंदू मुसलमान का खेल शुरू हो जाता है, ऐसा ही कुछ होता हुआ? राजनीतिक पार्टियों के पास जब कोई साख नहीं बचती है, धरातल पे काम करने की मंशा नहीं होती है, तो वो धर्म की आड़ में ही अपनी रोटी सेकने की कोशिश करते हैं जी। आज जिस प्रकार का बयान आया है, मैं भी कुछ देर पहले उनके साथ लाइव था, उसी बयान पे माफी मांगते नजर आए। मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ। कहने का तात्पर्य क्या है, अपने ही भाइयों को आप नीचा दिखा करके आप केवल अपनी पार्टी में नंबर ऊंचा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस इस्लामिक कौम को आज पूरे विश्व में आतंक से निजात की आवश्यकता है, जिस इस्लामिक कौम को आज पूरे विश्व में एजुकेशन की आवश्यकता है, वह आपस में ही एक दूसरे को नीचा दिखा करके न जाने किसकी निगाह में ऊंचा होना चाहते हैं। भैया ये मंदिर का विषय, हम निपट लेंगे, हम कर लेंगे इसको, हम सक्षम हैं, हमारे पास हर प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और
हमारा जो चंदा है ये चंदा नहीं है, ये दान है। और दान का मतलब केवल पैसा नहीं है। दान का तात्पर्य है आप श्रम दान करिए, मीठी वाणी का दान करिए, अच्छे संस्कारों का दान करिए, ताकि राम जब इस धरा पर स्थापित हो तो राम के गुण और राम का चरित्र का निर्माण पूरे राष्ट्र में हो। इसका तात्पर्य ये है। ये जो राजनीतिक दल जो गौ मांस खाते हैं, जो मांसाहार करते हैं, जिन्होंने नरसंहार कराया है, जिन्होंने गोलियां चलवाई है, वो लोग आज इस प्रकार का बयान देकर के अपने ही मुस्लिम भाइयों को और कटघरे में खड़ा करके उनके लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। क्यों नहीं बताते हैं कि कब जा रहे हैं इनके नेता राम जी का दर्शन करने, या जो मस्जिद बन रही है उसकी नींव रखने के लिए? क्यों नहीं मिलाकर जिन मुद्दों के बारे में बात होनी चाहिए उन पर होती नहीं है। इस तरह के अनावश्यक बयानबाजी करते हुए कहीं ना कहीं क्या लोग ये इस कोशिश में रहते हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस समय जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप जरा ये बताएं कि क्या ये जानबूझकर किया जाता है? ये जो विवादित बयानबाजी करते हैं उसके बाद फिर अपनी सफाई पेश करते हैं, एक तरीके से माहौल क्रिएट कर दिया जाता है, आखिरकार ये होता क्यों है? और आज ये जो एसटी हसन साहब का बयान जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उनके इस बयान का मतलब क्या निकाला जाए? शिल्पा, जब लोग राजनीतिक लोग टाइमलाइन से हट जाते हैं तब मुझे लगता है कि इस तरीके के बयान देते हैं सुर्खियों में आने के लिए। लेकिन राजनीतिक दलों के लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा अलग टाइप का चुनाव है। यहाँ की जनता इस तरीके की है कि आपने 2007 से लेकर के 2017 के 3 इलेक्शनों की मैं बात करूं तो जहां 2007 में बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया, उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी को दे दिया, और समाजवादी पार्टी का क्या रहा या बहुजन समाज पार्टी का क्या रहा, फिर बीजेपी को पूर्ण समर्थन मिला। तो जो जहां पूर्ण बहुमत की सरकार मिलने का मतलब जो होता है कि जो वहाँ की जनता बड़ा मतलब झोली भर के मतों से उनका स्वागत करती है जो नई सरकार आने वाली होती है। और राजनीतिक मुद्दों की बात रही, जहां मंदिर और मस्जिद मुद्दे की जब बात रहेगी तो ये सारे राजनीतिक दल सोच लें कि इससे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा मिलने वाला है। यदि हिंदू और मुस्लिम होगा, चाहे कहीं भी आप देख लीजिए, जिस तरीके से दूसरे राजनीतिक दल के लोग यहाँ इंटरेस्ट ले रहे हैं, जैसे AIM की जहाँ एंट्री हुई है, यदि इस तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं, आप पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कूदना चाहती है, ये सारे समीकरणों को देख लें तो निश्चित तौर से यदि हिंदू और मुस्लिम की बात होगी या मंदिर मस्जिद की बात होगी, जिस तरीके से RSS ने हर जिले में नगर में जिस तरीके से मंदिर को बनाने के लिए जो योजना तैयार की है कि हर घर से 1 ईंट होगी, हर घर से 11 रुपए होंगे या 21 रुपए जो उन्होंने रखा है, और जिस तरीके से कमेटियां बनाई जा रही हैं, इसको ध्यान रखना है राजनीतिक दल। तो मुझे लगता है कि विपक्ष की जितनी भी पार्टियां उनको मंदिर और मस्जिद मुद्दे से बड़ा अलग हटके चुनाव लड़ना पड़ेगा। यदि ये विपक्ष के लोगों ने यही मुद्दा बीजेपी को दे दिया तो मुझे लगता है कि दोबारा पुनर्स्थापित होने में बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे। बिल्कुल, विपिन जी कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़े सम्मानित पत्रकार हैं सुनील जी, और मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन बात ये फायदे नुकसान की बात कहां से बीच में आ जाती है। देखिए कि फायदा किसको होगा। अगर हम ये देखें, जो ऐतिहासिक फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 9 नवंबर 2019 को दिया, तो यहां पर पहली बात तो वो तथ्यों पर था, और क्या कोई भी राजनीतिक दल उसका श्रेय नहीं ले सकता। ये नहीं बोल सकता कि ये मंदिर हमारे कारण बन रहा है। यहाँ पर वो तो जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत हुआ है तो उनके उस तहत पे हुआ है, यहाँ पर तो कोई श्रेय लेगा तो वो बिल्कुल सरासर गलत होगा। लेकिन यहाँ पर ये कहना कि इतने सालों से जो एक मामला सुलझा, समाधान निकला और अच्छे तरीके से, आपने देखा कि जब ये फैसला आने लगा था तो बिल्कुल अयोध्या नगरी को एक बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया था, और 144 की धारा लगाई गई थी, और बड़े अच्छी नजीर पेश करी देशवासियों ने, उत्तर प्रदेश वासियों ने तो करी, और साथ में पूरे देशवासियों में जिस तरह से एक आपस में सद्भावना, प्यार, और बड़े सबने स्वागत करा इस फैसले का। तो यहाँ पर समझना पड़ेगा कि अब कम से कम ये इसको एक मुद्दा ना बनाया जाए। राजनीति चुनाव वो अलग बात है कि चुनाव नजदीक है यहाँ पर, और चुनाव मैं थोड़ा सा रोकूंगा। यहाँ राजनीतिक दल, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, रायता फैलाया समाजवादी पार्टी ने, फायदा आप लोगों को होने जा रहा है, क्या कहिएगा साहब? यही वजह है कि तुरंत एकदम मैदान में कूद पड़े मोहसिन रजा, और इस बार अब आपके मुंह में ये तो बहुत अच्छा आपने कहा, फायदा आपको होने जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये फायदा और नुकसान की बात नहीं है। ये इन्होंने सबसे बड़ा सवाल जो आपने अभी पूछा यहां पर पैनल में बैठे हैं साथी से, कि आखिर वो बिके हुए मुसलमान कौन हैं? क्यों इन्होंने उन लोगों को इंगित करके बोला? और जब चंदा लेने कहीं आदमी जाएगा, एक जन जागरण अभियान है ये, और जिसमें अब कार सेवकपुरम उस समय जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी
उस समय जो है जब जन जागरण अभियान हुआ था तो घर से लोगों ने वो अथाह स्नेह दिखाया था अपने प्रभु श्री राम के मंदिर पर। वही स्नेह आज पूरा भारत में जन जागरण अभियान, वो 1 रुपया दे, 11 दे, 1 करोड़ दे, वो देने का एक अभियान जो चलाया जा रहा है, जिसमें लाखों हमारे जो स्वयंसेवक हैं वो घरों घरों में जाकर विश्व हिंदू परिषद के लोग जाएंगे और वहां पर जन जागरण करेंगे और उनसे अपना चंदा मांगेंगे, दान रूपी चंदा लेकर वो वहां पर मंदिर के भव्य निर्माण में, जो कि भारतीय जनता पार्टी की भी परिकल्पना थी कि भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे, हम उसको साकार करने का काम करेंगे। लेकिन ये लोग 3 सवाल अभी कहा आपके हसन साहब ने, बड़ा पॉइंटेड इन्होंने वो किया। इन्होंने कहा कि राम मंदिर मुद्दा समाप्त हो गया है। इनको मैं बताना चाहूंगा, राम मंदिर मुद्दा माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, उनके फैसले के बाद वहां पर हो गया है निर्माण, रास्ता साफ। लेकिन जब तक राम मंदिर का भव्य निर्माण नहीं हो जाता तब तक हम उसको समाप्त नहीं मान सकते। दूसरी बात इन्होंने कहा, बिके हुए मुसलमान बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो ये बताएं ये सर्टिफिकेट जारी करने वाले कौन होते हैं कि कौन मुसलमान बिका हुआ है जो भाजपा में शामिल होता है, हिंदुस्तान का निवासी है, किस राजनीतिक दल में रहेगा, सपा की, बसपा की, कांग्रेस की या किसी दल की जागीर नहीं है मुसलमान। मुसलमान इस देश का नागरिक है और वो जहां जाना चाहेगा वहां जाएगा। तीसरी बात, हिंदू मुसलमान से इसको न जोड़ा जाए। हम कहां जोड़ रहे हैं? जोड़ तो इनके नेता रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि दंगा करवा देंगे, आपके टीए हसन साहब ने, आपने इनके पूर्व, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, आपने 2-3 बयानों का उदाहरण दिया। लेकिन बीजेपी कह रही है ये काम तो अब आप लोग कर रहे हैं। आप लोग इस तरीके के लोगों को चुनते हैं, जहां भी कोई धरना प्रदर्शन होता है सरकार के खिलाफ आप भेज देते हैं। शाहीन बाग में आपने किन को भेजा था, कौन लोग थे? आप हमसे सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, हम सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो आपकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। आप अपने कार्यकर्ताओं को भेज देते हैं दूसरी जगहों पे बवाल करने के लिए। किसान आंदोलन चल रहा है, वहां पे आप अपने कार्यकर्ताओं को भेज देते हैं कुर्सी तोड़ने के लिए, बवाल मचाने के लिए। किस आधार पर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे? वाले कौन होते हैं? किस आधार पर कह सकते हैं? वाले कौन होते हैं? हम तो आधारहीन बात हसन साहब मत कीजिए। आपने शाहीन बाग का जो भी धरना था वहां पे जो पहली वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। उसके बाद वही आधारहीन बात मत कीजिए। आप बताइए कौन से आधार पर आप कह रहे हैं कि वहां वो भाजपा के थे? क्या गलत कहा? उन्हीं को तो आप पानी पी के गाली दे रहे थे शाहीन बाग के धरने को। क्यों आपने उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया? क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। आपने वहां पे बैठाया था शाहीन बाग में। देखिए अब ये दर्द हो गया आपको, क्यों शामिल करा बात लिया? यहाँ पर शाहीन बाग की नहीं चल रही है हसन साहब। बात आज एसपी हसन ने कहा, जिस तरीके से उन्होंने मुसलमानों को, बेशक चंद मुसलमानों को उन्होंने कहा हो, लेकिन बिका हुआ कहा, उस पर बवाल खड़ा हुआ है। उस पर हम इस समय चर्चा करेंगे। उसे भी बोल रहे तुष्टीकरण की राजनीति करने के हर कोई आरोप लगा रहा है, धार्मिक पोलराइजेशन की हर कोई बात करता है, एक दूसरे पर तो आरोप लगा देते हैं, लेकिन अपने गिरबान में कोई नहीं झांकता, अपने गिरबान में झांकने के लिए कोई तैयार नहीं होता। हसन चांद जी 1 मिनट आग्रह करूंगा कि आप, भावना थी ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से निकला हुआ आदेश नहीं था। ये हर कोई जान रहा है सर, हर कोई समझ रहा है। 1 सेकंड, विपिन शर्मा जी कह रहे हैं। नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी को भी समझा दीजिए। देखिए ये वही मान देश है हिंदुस्तान, जहां पर फूल वालों की सैर निकालने की रिवायत है, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता, प्रेम, उसका प्रतीक है। तो यहां पर समझना पड़ेगा कि आप अगर 2017 के चुनावों की बात करें उत्तर प्रदेश के, या 2019 के लोकसभा के उत्तर प्रदेश के चुनावों की बात करें, वहां पर एक बिल्कुल नई मिसाल कायम हुई, एक नई नजीर पेश करी वहां के लोगों ने, जब ये मंदिर, मस्जिद, धर्म, समुदाय, इससे ऊपर उठ के विकास को तवज्जो देते हुए अपना बेशकीमती वोट डाला। अब कम से कम जब एक इतना सदियों पुराना आपका एक वाद विवाद वाला मामला सुलझ गया है, अब कम से कम आगे बढ़ना चाहिए, विकास को तवज्जो देनी चाहिए। हम बार बार हर बात में हिंदू मुस्लिम ले आए तो ये कहां की समझ होगी? अब यहां से, और दूसरी बात, 100 बातों की एक बात मैं बोलना चाहूंगा यहां पर कि आप आके कि ये, क्योंकि देखिए अब आप धर्म क्या सिखाते हैं हमारे धर्म ग्रंथ कि आप हर किसी का सम्मान करें यहां पर, तब सही मामले में आपको सही कहा जाएगा। आप यहां पर आप बात कर रहे हैं कि वहां पर उसमें पथराव हो जाएगा, वो चंदा लेने जाएंगे, अरे आप उसमें छोड़ दीजिए, उस पर राजनीति का क्या फायदा?
ठीक है, सुनील जी इस पर कुछ कहेंगे, लेकिन नहीं, उससे बिल्कुल, पहले बिल्कुल। आनंद गिरी जी से मैं एक सवाल करना चाहूंगी। शिल्पा जी। आनंद जी, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? इस हिंदू मुसलमान के टॉपिक से कब तक हम लोगों को उठ जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहा जाए, दुर्भाग्यवश कहा जाए, अब तक ऐसा हो नहीं पाया है। अभी भी उन्हीं तमाम चीजों में उलझ कर रह गए हैं। आनंद गिरी जी, आपकी क्या राय? जब तक धर्म को नहीं जानेंगे तब तक ये समस्याएं बनी रहेगी। मुसलमानों को बपोती मानने वाले, झुंड के रूप में चलाने वाले लोगों को तकलीफ तब होती जब झुंड टूटता है, चारों इधर भागते, तो नहीं लगता कि अरे हमारा वोट बैंक गायब हो गया। एजुकेशन की आवश्यकता है, इन्हें धर्म की सही जानकारी की आवश्यकता है, पैगंबर के उस स्टेटमेंट बताने की आवश्यकता है कि मोहम्मद पैगंबर किसी के शत्रु नहीं थे। उन्होंने इस इस्लाम की स्थापना इसलिए नहीं की कि किसी के खिलाफ खड़े हो जाओ, मानवता को स्थापित करो। वह चाहे ऋग्वेद हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब हो, इन ग्रंथों में कहीं ये नहीं लिखा है कि दूसरे के खिलाफ काम करना है, मिल करके काम करना है। अगर लेकिन विडंबना की बात तो वही है ना आनंद जी, विडंबना की बात तो वही है। इन ग्रंथों को पढ़ने का, कंठस्थ करने का दावा तो हर कोई करता है, हर धर्म का व्यक्ति करता है, लेकिन इन्हें फॉलो कोई नहीं करता। मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना। हम हमेशा करते हैं। हम लोग सारे हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी बन के रहना चाहिए। यहाँ पर कुछ मामले जो राष्ट्र हित के होते हैं, कोरोना काल में हमने जी के देख लिया, वैश्विक महामारी के दौर में। संविधान को सर पर लेके काम करते हैं, संविधान को सब कुछ मानते हैं। जो संविधान को नहीं मानते उन्हें समझना चाहिए कि संविधान ही देश चलाता है, और जो व्यक्ति देश के संविधान में आस्था नहीं रखता वो व्यक्ति कभी देश का हितैषी नहीं हो सकता है। जब संविधान पार्लियामेंट ने कोई कानून पास किया तो क्यों उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं? और पूरी दुनिया में आज इस्लाम क्यों एक दूसरे के लिए प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, क्यों इतने गर्त में जा रहा है, क्यों अफगानिस्तान से लेकर के काबुल और ईरान इराक में स्थिति पैदा हुई है? एजुकेशन की कमी के कारण। ठीक है, इस पर हमें गहराई से सोचना होगा। ठीक है, मुझे ब्रेक पर जाना होगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले सुनील कौशिक जी, आपका एक क्विक रिएक्शन। बिल्कुल शिल्पा, आपने 2017 के चुनाव के रिजल्ट के बाद अखिलेश यादव जी के बयान आपने देखे होंगे, सुने भी होंगे। अखिलेश यादव जी ने जो बड़ा मीडिया के सामने बड़ा स्वीकार किया शायद, कि जिस तरीके से धार्मिक आधार पर जो इमोशनल कार्ड खेले गए हैं, जिस तरीके से पोलराइजेशन किया गया है, अगले इलेक्शन में हम भी करके देखेंगे। इस बार हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक राजनीतिक दल ने विकास के मुद्दे पर न चुनाव लड़ करके किस तरीके से धार्मिक कट्टरता का इमोशनल कार्ड फेंका। तो मुझे लगता है कहीं वही योजना तो नहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से। क्या उसी रास्ते पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ने की कोशिश करी है? सुनील जी, क्या लग रहा है आपको, वही आगे बढ़ता हुआ? नहीं, बिल्कुल। और एक बात और बताइएगा जरा, इस तरह के बयानबाजी से क्या ज्यादा विवादित बयान देने से ज्यादा पावरफुल नेता बना जाता है? क्या जो वोट बैंक होता है वो फिक्स कर लिया जाता है? इस फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है? नहीं शिल्पा, जब इस तरीके के बयान आते हैं तो जनता के बीच कुछ चर्चा होती है, जनता के बीच चर्चा होने का मौका उस नेता को, उस पार्टी को मिलता है। और जब धार्मिक बातें आ जाती हैं तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा विकास के मुद्दे, तमाम अन्य मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे देश की जनता बड़ा इमोशनल जनता है। कभी आपने देखा होगा किसी तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री की हत्या हो गई तो देखा 400 से ऊपर सीटें आ गई, या कोई व्यक्ति विधायक का MP किसी तरीके से एक्सपायर हो गया और दोबारा यदि वो जीतने उसके घर से कोई खड़ा होता है तो लगता है कि वही जीतता है। तो जो हमारे कल्चर में एक इमोशनल चीज़ें हैं उसको राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां बनाने का प्रयास करती हैं। तमाम ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, और ये अखिलेश यादव ने एक बार नहीं कई बार मंचों से 2000 इलेक्शन के बाद ये स्वीकार किया कि जो जिस मुद्दे पर हम चुनाव लड़ना चाह रहे थे वो बीजेपी ने बदला, अगली बार हम भी उसी पे चलने का प्रयास करेंगे। और जिस तरीके से पोलराइजेशन जो किया धार्मिक, या तमाम ऐसा कहा हो कि तमाम ऐसे बयान बीजेपी कर रहे होंगे उस समय, जिससे कि वोट बैंक प्रभावित हुआ और कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुआ, तो वो अखिलेश यादव जी ने स्वीकार किया। और जो आज ऐसा बयान या विधानसभा इलेक्शन से 1 साल पहले आ रहा है और जिस समय जो माहौल बन रहा है, तो मुझे लगता है कहीं वो एक परिणति तो नहीं हो रही समाजवादी पार्टी की तरफ से। विपिन शर्मा, आपका क्या मत? देखिए, मैं ये बोलूँगा कि पहली बात तो किसी को भी क्या ये किसी की जागीर है, किसी का हक है कि अगर उदाहरण के तौर पे बोलूँगा कि अगर भाजपा के साथ कोई लोग जुड़ जाते हैं, कोई भी धर्म समुदाय के, तो वहाँ पर आप उनको जैसे ये शब्द इस्तेमाल करेंगे कि बिके हुए, और वो उस तरह से आप करेंगे, तो क्या किसी एक ही राजनीतिक दल को हक है कि उनकी तरफ ही वो रहनुमा बनेंगे, एक समुदाय के, एक धर्म विशेष के? तो यहाँ पर समझना पड़ेगा, इस चीज़ से बचने की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात, देश ने काफ़ी दंगे फसाद देख लिए हैं, 84 की बात करें, 2002 की बात करें, 2020 की बात करें,
यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि अब देश को आपने उभारना भी है। आप अगर इन चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, अगर वो विकास को तवज्जो देते हैं, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, स्वदेशी को अपनाने की बात करते हैं, तो बात समझ आती है। और जनता जनार्दन है, देखिए पब्लिक सब समझती है और ये सुपड़े साफ करना भी जानती है, सत्ता पे बिठाना भी जानती है। तो यहां पर समझना पड़ेगा कि जो विकास को तवज्जो देगा उसी को जनता स्वीकार करेगी, और ना कि आप इस तरह की ओछी राजनीति पे आप उतर जाएं और एक फिर धर्म जाति समुदाय पे लेके जाएं। यहां पर समझना पड़ेगा कि देश को अगर आपने राष्ट्र निर्माण करना है और विकास को तवज्जो मिलेगी, तभी आपका देश आगे बढ़ पाएगा। चुनौतियों का भरमार है, चीन अपनी चुनौती बना के बैठा हुआ है, वहां पर कोरोना का संक्रमण अभी थमा नहीं है। यहां पर हमने देखा कि अभी हम ही शिल्पा जी चर्चा में बैठे थे, जब आप लोगों आपके साथ यहाँ पर पूरा पैनल था, जब वैक्सीन अभी आया नहीं लेकिन वाद विवाद पहले शुरू हो गया, और उसके साथ साथ आपने देखा कि क्या क्या बयानबाजी हुई, यहां तक बोल दिया गया कि ये भाजपा का टीका है। तो यहां पर समझना पड़ेगा कि भाजपा के आपके उनके दफ्तर में बनाया क्या है टीका। यहां पर इतने समय से जिस चीज का इंतजार था कि एक ऐसा वैक्सीन आए जिससे कि हम एक उपचार हो सके, रोकथाम मिल सके कि कोरोना नामक इस बीमारी, वैश्विक महामारी से, तो यहां पर उसका स्वागत करना चाहिए था। यहां पर में भी उसमें वाद विवाद हो गया। अश्विनी शाही शिल्पा जी, मैं थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा। हाँ, बोलिए। विपिन जी की ये बात कहने में तो बहुत सही लगती है कि इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। मैं टीका को लेके कहीं कहूँ, आपको याद होगा विपिन जी, जब पल्स पोलियो का टीका आया, तमाम तरीके की भ्रामक बातें कही गईं और किस तरीके से जनता को, सरकार को, सिविल सोसाइटी के लोगों को सामने आना पड़ा, किस तरीके से अपील हुई। यदि ये स्थिति उस समय न होती तो मुझे लगता है कि हमारा देश 10 साल पहले पल्स पोलियो से मुक्त हो गया होता, पोलियो से मुक्त हो गया होता। तो ये चीज़ें तो आएंगी, और राजनीतिक दलों से हम ये अपेक्षा करें कि ऐसी धार्मिक बातें वो न कहें या ऐसी इमोशनल बातें वो न कहें, वो पॉसिबल नहीं है। 2019 के चुनाव को लेकर के देखो, दुर्योधन से लेकर के कहां तक बातें पहुंच गई, किस तरीके से माहौल पाकिस्तान और हिंदुस्तान जिंदाबाद, बॉर्डर, सब आतंकवाद सब देखने को मिला। यानी कि वोट बैंक के लिए बस मैं 10 सेकंड एक बात जोड़ूंगा, बस बिल्कुल मैं सहमत हूं, बस 10 सेकंड एक बात जोड़ूंगा। देखिए, इस समय उद्देश्य एक होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान को दोबारा उस दौर में लेके आए, आजादी के समय जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, $1 1 रुपए था। तो यहां पर ऐसी बातें करेंगे तो निश्चित बात है वो गले उतरेंगी और जनता भी स्वीकार करेगी। जनता को उन चीजों की अपेक्षा है, उन बातों की अपेक्षा है कि हमारे नेता, राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता, वरिष्ठ नेता, जिनको वो रोल मॉडल समझते हैं, जिनसे बड़ी उम्मीद है, वो विकास की बातें करें, धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश करें। चलिए ठीक है, अश्विनी शाही भी मेरे साथ है। अश्विनी जी, राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर ये घमासान छिड़ा हुआ है, मंदिर अभी बना नहीं, घमासान पहले तो दर्शकों तक उस पर अस्तित्व को लेकर ही सवाल खड़े हो गए थे। अब वो मसला सुलझा है तो अब निर्माण से पहले इस तरह की बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। ये हो क्या रहा है? देखिए शिल्पा जी, ये हो रहा है एकदम शुद्ध रूप से राजनीति हो रही है। सपा के नेताओं ने राम मंदिर पर ऐसे ऐसे बयान दिए हैं कि एक मतलब कभी भी उन्होंने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की। एक इनके नेता ने तो ये कह दिया राम काल्पनिक हैं, दूसरे नेता ने कह दिया ये दारू गांजा भांग पीते हैं, हमको राम और शंकर से लड़ना है क्योंकि भाजपा की जान इनमें है। तो ये लड़ाई राम और शंकर के आस्था की नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा को ये दिखाने के लिए कि भाजपा को हम इस तरीके से चोट पहुंचाएंगे तो हम तुष्टीकरण की राजनीति कर लेंगे। लेकिन आज हमारे देश में मुसलमान भाई जागृत हो चुके हैं, और मैं ये बताना चाहूंगा कि सरजू के पानी को खून से लाल करने वाले ये छद्म समाजवादी एक बात और बता दें कि कब वह रामलला के दर्शन के लिए कब जाएंगे माननीय अखिलेश जी। इतना अगर उनके अंदर हो आस्था तो वो कह के दिखाएं कि कब जाएंगे, तारीख बता दें, तब माना जाएगा कि हाँ इन देश में हिंदुओं के साथ भी हैं। ये धार्मिक आस्था की बात करते हैं। 10 बार इन्होंने मंचों से कहा है कि हम धार्मिक चीजों पर चुनाव लड़ेंगे। हसन जी जवाब दें। मैं स्वागत करूंगा, खुले मन से स्वागत करूंगा। अभी मैं आपकी चाहे तो तारीख बताएं वो। शाही साहब, कभी आप कहते हैं स्वागत करेंगे, कभी आप कहते हैं कि जब 92 हुआ और जब कार सेवक मारे गए तो उसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव है। तो क्या जब वो राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे तो आप उनका स्वागत करेंगे? खून को धरती से सरजू को लाल कर दिया तो जिम्मेदार कौन है? तो उन्हीं लोगों का स्वागत करेंगे आप। तमाम आपके पार्टी के लोगों से बात होती है, वो तो ये सही स्वीकार नहीं करते कि जहां इतने कार सेवक मारे गए और जिस पार्टी के नेता ने को जो आएगा वो
वो शाही स्वागत- साहब, जिस पश्चाताप पार्टी के करने नेता चले ने जाएं। मीडिया के सामने अरे, बड़ा शहर स्वीकार किया हो, पश्चाताप तो कर लें। नहीं शाही साहब, जिस पार्टी के नेता ने मीडिया के सामने शहर स्वीकार किया हो कि मैंने गोली चलवाई है, मैं उसका जिम्मेदार हूं, क्या उस पार्टी का मुखिया जाता है तो बीजेपी उसका स्वागत करेगी? मुझे तो गले से नहीं उतरता ये बात। प्रायश्चित करने देखिए, अरे प्रायश्चित करने चले जाए रामलला का। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनाने की इजाजत दे दी है, तो अब तो जा सकते हैं। प्रायश्चित करने का मौका क्योंकि देंगे रामचंद्र क्या? से बड़ा समाजवादी प्रायश्चित कौन था करने इस का देश में? मौका देंगे उनको क्या आप? आदर से ही मान ले। नहीं, प्रायश्चित करने का मौका देंगे क्या आप? स्वागत है रामलला सबके लिए मंदिर खुला। जाए तो, अरे बताएं तो कब जा रहे हैं? क्या परिस्थिति ये है तो कि बात की सुटेबल बात हो है कि हम मौका दे तो रहे हैं उस कि तरफ नहीं। मुड़ हमारा लिया जो है जाए, कुछ ऐसा नहीं, विपरीत जो हो जाएगा तो हाथ खड़े कर राम दिए जी जाए। प्रभु राम स्वागत करेंगे उसका। हसन जी, हो गई बात आपकी। हसन शाही जी जी बोलिए। बोलूं अब? बोलिए बोलिए बोलिए। बोलूं? शाही जी, पहली चीज तो आपने बयानों की बात जी, की बोले। समाजवादी पार्टी के लोगों की। एक आपने बयान की बात की नरेश अग्रवाल जी की, और उसके बाद कुछ दिनों बाद उन्हीं नरेश अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी में आपने शामिल कर लिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री उन्हीं ने किस नहीं, तरीके मैंने से सीता वीरपाल मैया यादव पे की बयान बात की दिया और था। रामलोटन निषाद की बात अभी की। आ रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं आप? विचलित क्यों होते हैं? बोलते क्यों हैं बीच में? आपको मैंने बहुत देर सुना। अब आप हमको तारीख विचलित वो नहीं हो रहा बताइए हूं। कि सुरेंद्र आप नागर की एक्सरे बात ले में- लीजिए, सफीउर रहमान वर्क की बात ले लीजिए। अरे मैंने तो आपसे पूछाया, दिनेश शर्मा की बात ले लीजिए, नरेश अग्रवाल की बात ले लीजिए। इनका जवाब कौन देगा? आप इनका जवाब देंगे? आपकी हिम्मत है? आप बताएंगे दिनेश शर्मा का बयान? सहमत हैं आप उससे? आपके भारतीय जनता पार्टी में नरेश अग्रवाल शामिल हैं। आप अभी तो आप उनके बयान की चर्चा कर रहे थे, लेकिन उन्हीं को आप भारतीय जनता पार्टी में नहा धो के साबुन लगा के सर्फ में डाल के आपने निकाल लिया। अब नरेश अग्रवाल आपके लिए ठीक हो गए, लेकिन वो बयान समाजवादी पार्टी के पास छोड़ दिया। आदमी व्यक्ति को आपने भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया, लेकिन उसका बयान समाजवादियों के लिए छोड़ दिया। अरे ये कैसी मानसिकता है? ये कैसा दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का मित्र? और आप पूछ रहे हो कि कब कहां जाएंगे? आप एक्सप्रेसवे की डेट मानसिकता बताओ आप लोगों कि आप की गलत पूर्वांचल हो चुकी एक्सप्रेसवे है कब बना के तैयार तुष्टीकरण करोगे? की राजनीति माननीय पर। अखिलेश यादव ये जी, मैं उस दिन बताना जाएंगे चाहूंगा, एक्सप्रेसवे पे। आप डेट आप बताओ। आप उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को विकास बता के रास्ते दीजिए पे कि जो हटा बिका दिया हुआ है, मुसलमान उस कौन विकास है? के एक सवाल का लिए जवाब आज आपके उस पर ये पास सवाल डिबेट का रखी जवाब गई नहीं है। था, तो मुद्दे आप को घुमा बता दिया। दीजिए उस कि दिन बिका जरूर हुआ जाएंगे। मुसलमान आप कौन है? तारीख तो यानी कि बताओ। जब तक आप कोई बता नेता दीजिए विपक्ष में ये होता है बिका तो हुआ उससे बुरा कोई मुसलमान नहीं। कौन है? और उसके बाद इसको उसका आज आप शुद्धिकरण करके अपनी पार्टी में दाखिल कर लेते हैं, उसके बाद उससे अच्छा कोई नहीं। की तारीख बताओ। विपिन शर्मा, ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता रहेगा। होने वाला है। आज तुष्टीकरण की सिंहबाजी जो राजनीति है उस पर ये जवाब जब दे दें। चुनावी उस पर जवाब मैदान में इनका आप क्या उतरते आता हैं है? तो वो जवाब चाहिए। ये बिका हुआ राजनीतिक दलों मुसलमान के हित कौन में है? ही होगा, क्योंकि अब आप एक नया ट्रेंड देख रहे हैं अपने आप सबके सामने है बिल्कुल कि आप विकास को ही तवज्जो देनी पड़ेगी। आप बार बार ये धर्म, समुदाय और एक दूसरे को बांटने वाली बातें करेंगे तो जनता से दूर चले जाएंगे। और ये कुछ राजनीतिक दलों ने देख लिया है, बिल्कुल उनके सामने है सारी तस्वीर। यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि देखिए, आस्था का जब मामला आता है तो वहां सम्मान करना पड़ेगा आस्था, उसको आप चुनाव का मुद्दा ना बनाएं। लेकिन आस्था सबके लिए अहमियत रखती है। यहाँ पर आप चाहे सिख भाई हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, हिंदू भाई हैं, जितने भी हैं, तो वहां पे सबकी आस्था का समान होना चाहिए। वहां पर बेबुनियाद, बेतुके आप बोलें कि यहाँ पर वो चंदा लेने के लिए निकले हैं या फिर मुसलमान भाइयों पे आप टिप्पणी कर दें कि बिके हुए, तो ये कहाँ की समझ है? ये तो मैं इसको बहुत ही शर्मनाक बयान बोलूंगा यहाँ पर। और इससे तो ये जनता जनार्दन है, देखिए आप खुद अपने लिए ये अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं ऐसी पैसे बयानबाजी प्रकट करके। करने की बजाय उल्टा सफाई पेश करते वो नजर आए हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक, ये बयान देने के बाद खेद तो प्रकट करना बहुत दूर की बात है, सफाई पेश करते वो दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे में ये बताएं कि इस तरह के बयान देने के बाद क्या वाकई में वोटर्स इन लोगों पर मेहरबान हो जाते हैं? क्या इसी वजह से ये बयानबाजी की जाती है अपने वोट बैंक को और पक्का करने के लिए? दोनों को ये इससे सवाल- चोट ये पहुंची है। सवाल मैं हसन चांद जी से भी पूछूंगी, लेकिन पहले आप जवाब दीजिए। कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक दल का वरिष्ठ नेता या छोटा नेता जब सुर्खियों से हटने लगता है, मेरा मानना है, तो वो इस तरीके के बयान देते हैं और सुर्खियों में आने का प्रयास होता है। कल के आप देखोगे सारे अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर यही खबर फोटो के साथ लगी होगी। आज हम लोग डिबेट क्यों कर रहे हैं कि उनके बयान के आधार पर आज हम डिबेट कर रहे हैं। तो जब ये चर्चा किसी राजनीतिक दल की होने लगती है
तो किस दशा में वो राजनीतिक दल जा रहा है, क्या उसकी नीति है, ये जनता तो निर्णय करेगी। क्या वास्तव में जो उन नेताओं के जो बयान आए हैं, यदि वो सरकार में और सत्ता में जब आएंगे तो क्या वो उसी लाइन पे चलने का प्रयास करेंगे, चलेंगे? तो निश्चित तौर से ये जनता जानती है कि आखिर में आपके जो बयान वीर हैं वो किस दशा में जाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी हिसाब से वोट बैंक प्रभावित होता है। और 2019 का आपने चुनाव देखा होगा, सारे राजनीतिक दल इस बात से सहमत थे, हम लोग भी सहमत थे कि बीजेपी को जितनी सीटें आई थी उतनी सीटें आने का हम लोगों ने अंदेशा नहीं लगाया था, बिल्कुल नहीं लगाया था। बीजेपी भी ये मानती थी कि 2014 के जो चुनाव में है उतनी सीटें हमको नहीं आएंगी, कहीं ना कहीं गठबंधन की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन एक घटना होती है, आतंकवादी घटना होती है जिसमें हमारे सैनिक मारे जाते हैं, उसके बाद माहौल बिल्कुल चेंज होता है। और एक पार्टी के रैलियों के पीछे पर्दे पर वो साले सैनिकों के फोटो लगते हैं, रैलियां भी निकालते हैं, सारा चीजें होता है। और मुझे लगता है कि 2019 के शुरू के पहले चक्र में तो विकास की बात हुई, लेकिन पहले चक्र बाद माहौल पूरे देश का चेंज हो गया। और किसी भी राजनीतिक दल ने ये बातें नहीं की क्या 2 करोड़ रोजगार मोदी जी ने दिए, क्या 15 लाख आपके अकाउंट में आए, क्या नोटबंदी की उसकी क्या समस्या आई, जीएसटी, कुछ नहीं। सब सारे लोग राजनीतिक दल अपने अपने जो एक दूसरे के राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे को फंसाते चले गए। रिएक्शन देना चाह रहे, बोलिए सर। देखिए सुनील जी जो बात कर रहे थे, उन्होंने वजूद की बात करी कि कई जो राजनीतिक दल है जिनका वजूद खतरे में है या बिल्कुल एक खत्म होने के कगार पे आ गया, तो वो ऐसे फिर सुर्खियों में आने के लिए ऐसी बातें करते हैं। लेकिन देखिए आप इनके बयान से, एसटी हसन इनके बयान से दोनों को, मुसलमान भाइयों को भी और हिंदुओं को भी देखो कितनी चोट पहुंची है। क्योंकि आप मुसलमानों के लिए उन्होंने बोला बिके हुए मुसलमान जो उधर उस तरफ, दूसरी बात हिंदुओं के लिए कि आप उनके जो इतने सालों से जिनको इंतजार था एक भव्य राम मंदिर का, राम उनके इष्ट है, तो यहां पर समझना पड़ेगा। उसमें आप ऐसे बेबुनियाद बात बोल रहे हैं कि चंदा लेने के लिए। किसने बोला कि चंदा लेने के लिए? अगर कोई अपनी स्वीकृति से, अपने मर्जी से उसमें अपना योगदान देना चाहता है, उसको आप बोल रहे हैं कि चंदा लेने के लिए, तो यह बड़ी बेतुकी बात है मेरे हिसाब से। दूसरी बात समझना पड़ेगा कि अगर जब आप देखेंगे लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात करी, अपना एक सपना साझा करा देशवासियों से अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में। उन्होंने बोला कि आने वाले वक्त में हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे। तो उसकी वहां से प्रेरणा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला कि उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान $1 ट्रिलियन होगा। ये बातें तो समझ आती है, वो कब पूरे होंगे वो अलग बात है। किसी ने ये नहीं जताने की कोशिश करी कि राम राज्य आ गया। अभी चुनौतियों का भी भरमार है और सफर बहुत लंबा है यहां पर। लेकिन यहां समझना पड़ेगा कि जनता को जो अपेक्षा है, आप जनता के दृष्टिकोण से समझिए, एक आम आदमी के दृष्टिकोण से, वो जब चुनाव में लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं, उनको अपेक्षा है अच्छे दिनों की। आप दावा कर रहे हैं चुनावों में हम जनता के मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे, लेकिन जब आप जाएंगे तो क्या जनता आपसे सवाल नहीं करेगी कि भैया ये तो मुद्दे हमारे थे ही नहीं, ये जिस तरह के बयान आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं, ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन से, हमारी उम्मीदों से, हमारे मुद्दों से कोसों दूर है। देखिए शिल्पा जी, किसी एक आप आज के बयान को चुनावी, हमारी आप ये कहे कि चुनावी तैयारी है। सर अभी तो शुरुआत है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा इस तरह के बयानों की झड़ी लग जाएगी। बिल्कुल नहीं है। समाजवादी पार्टी हमेशा से विकास की बात करती है, हम मुद्दों की बात करते हैं, हम नौजवानों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, मेट्रो की बात करते हैं। हम तो कहते हैं कि 4 सालों से उत्तर प्रदेश का विकास जहां था वहीं रुक गया है। हम तो कहते हैं कि जो हमने काम शुरू किए थे उन्हीं कामों का, मेट्रो का भी फीता, अरे आगे बढ़कर आंखें खोलकर देखने की कोशिश कीजिए फखरुल साहब, उसी मेट्रो का फीता काट देती है फिर से। जितने काम समाजवादियों ने कराए थे उन्हीं कामों का घूम घूम के उत्तर प्रदेश में योगी जी ने फीता काटा है। 4 साल आधा अधूरा मेट्रो, आधा एक्सप्रेसवे, लेकिन अभी तो योगी जी छोड़िए, और वैसे के अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र में जाने के बाद कहीं आप लोगों की तिलमिलाहट तो नहीं, कहीं इसी तिलमिलाहट के चक्कर में तो एसटी हसन जी ने ये बयान नहीं दिया? शिल्पा जी काहे की तिलमिलाहट, किस चीज की तिलमिलाहट? समाजवादी पार्टी 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और उस सरकार को बनाने के लिए हम नहीं समझते कि कहीं कोई रुकावट है। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कोई काम नहीं किया है। हम तो अभी अपने मित्र से पूछ रहे थे कि बताओ एक्सप्रेसवे की डेट क्या है, बताओ कब माननीय अखिलेश यादव जी को एक्सप्रेसवे में जाना है, आप बुला लेना अतिथि के रूप में। बताओ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की डेट क्या है, कब उद्घाटन करने जा रहे हैं? अभी हो रहा है, आप आइए, अभी 2021 में ही सबका उद्घाटन यही होगा। 2021 में हम जाएंगे, आपकी तरह आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे। अभी फरवरी में चालू हो जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आप चलिए, उस पर स्वागत है आपका। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादियों ने उसका बनाया था, जितना मेजरमेंट पहले था आपने उसको क्यों कम कर दिया?
आप बताओ कि आप उसको कब पूरा करने जा रहे हैं? अरे समाजवादियों ने गेहूं बेचकर बनाया था, इसी उत्तर प्रदेश की जनता के पैसे से बना हुआ था। समाजवादी श्रेय लेते हैं, किसी का श्रेय नहीं है। जो मुख्यमंत्री होगा उसको विकास करना होगा। ये भाषा है माननीय मुख्यमंत्री जी की, काम के नाम लगता है आपके नेताजी ने जो है गेहूं बेचा था घर से और ले आकर एक्सप्रेसवे बना दिया और मेट्रो बना दिया। उत्तर प्रदेश के जनता के पैसों से बनी हुई चीजों को श्रेय लेना छोड़ दीजिए आप लोग। ये कहिए कर्म करेंगे जो आज हमारे कर्मयोगी माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। उन्होंने कभी श्रेय लेने की बात नहीं की। आपकी तरह कैंसर हॉस्पिटल अधूरा छोड़कर नहीं चले गए, मेट्रो अधूरा छोड़कर नहीं चले गए, आपके तरह अभी जेपी सेंटर अधूरा छोड़कर नहीं चले गए। सारी प्रोजेक्ट आप लोगों ने पूरा किया। हर तरफ से सिर्फ बयान ही बयान नजर आते हैं और होता ऐसे है, एक बयान सामने आता है उसके बाद उसकी 100 प्रतिक्रियाएं सामने आती है। शिल्पा जी आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये पूरा धूम मचा रहा है पूरे विश्व में। ये किसकी देन है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी की देन है। गन्ने का पैसा 1,15,000 करोड़ से ऊपर का हो गया। अभी 15 दिन के अंदर भुगतान शुरू हो चुका है। 50 दिनों से सड़कों पर बैठा हुआ है, वो समाधान तो आपसे हो नहीं पा रहा। आप आइए ना, हम दे रहे हैं। हो नहीं पा रहा। केंद्र सरकार से किसानों को कितनी उम्मीदें थी, कितनी दौर की बैठकें हो चुकी हैं, सारी बैठकें बेनतीजा निकली हैं। आप पूर्वांचल एक्सप्रेस अभी हम 2021 में चालू कर रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हम 2021 खत्म होने के साथ साथ 22 में चालू कर देंगे। भी काम कर रहे हैं और दोबारा चुनाव आने वाला है, मुद्दों की समीक्षा तो होगी, तो जनता समीक्षा करेगी। केवल ऐसे बयान आप बता तो सकते हैं लोगों को, उसकी समीक्षा भी हो सकती है उन बयानों की, लेकिन निश्चित तौर से रिपोर्ट कार्ड तो आपको जनता को पेश करना पड़ेगा। और ये मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आई तो उसके बाद 2012 में वो पुनः वापस नहीं आई, पुनः वापस समाजवादी पार्टी की सरकार आई और उसको भी बड़ा पूर्ण बहुमत मिला, बहुत अच्छे मत मिले। क्या वो 2017 में वापस आ पाई? तो ये राजनीतिक दलों को सोच लेना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, कि जिन मुद्दों के साथ हम चुनाव जीत रहे हैं या जिन जो वायदे हमने किए हैं उनका आपको अगले इलेक्शन में समीक्षा तो अपने मुद्दों की करानी पड़ेगी। वो अलग है कि आप इमोशनल कार्ड खेल करके वोट पा जाओ और सत्ता में फिर आ जाओ, लेकिन इन बातों का यूथ पे बड़ा फर्क पड़ता है कि जो लोग जिन संवेदनाओं के साथ, जिन अपेक्षाओं के साथ आपको वोट देते हैं। आपकी बात सही है कौशिक साहब, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता यह है एंड मोमेंट पर आकर एक तरीके से धार्मिक ध्रुवीकरण इस तरह से कर दिया जाता है कि सारे मुद्दे फिर छिप जाते हैं। नहीं बिल्कुल, वो राजनीतिक दलों लोगों के दिलो दिमाग पर बस वही चीज छप जाती है। शिल्पा, मैंने क्या कहा अभी कि हमारे देश की और प्रदेश की जनता बड़ा इमोशनल है। हाँ। और ये राजनीतिक दलों के आका जान चुके हैं कि किस तरीके से कौन सा कार्ड कब फेंकना है जो वोटों में तब्दील हो जाए। इसी बातों से जनता को बड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है कि बहुत हो गया अब इस देश के लिए, अब वास्तव में ईमानदारी से विकास की समय की थोड़ी कमी है। चलिए ठीक है, विपिन शर्मा जी आपका क्लोजिंग कमेंट और ये बताइए कि आखिरकार इस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की बयानों के द्वारा कोशिशें कब तक होती रहेगी? कब लगेगी इस तरह के बयानबाजों पर लगाम और इस तरह के बयानवीरों पर लगाम? देखिए, इन पे लगाम तो सिर्फ जनता ही लगा सकती है और वो जब लोकतंत्र के महापर्व जिनको चुनाव कहते हैं उनमें अपनी भूमिका अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर, और यहाँ पर समझना पड़ेगा कि जो सपना एक सब देशवासियों ने देखा है न्यू इंडिया का, वो न्यू इंडिया का पूरा करना चाहिए। वो उद्देश्य होना चाहिए कि आप जब एक तरफ बात करते हैं मेक इन इंडिया की, स्किल इंडिया की, डिजिटल इंडिया की, उनको अमल करने का, महत्वाकांक्षी योजनाएं तो आ गई, नीतियां तो आ गई, अब उन पे अमल करना है और वहां पर सबका योगदान चाहिए, सबको अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। आपने जब बात करी कि मदरसों को हाईटेक कर दें, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, कितनी अच्छी बात है। देखिए आप सही तरीके से विकास चाहते हैं, यहां पर समझना पड़ेगा कि अब ओछी राजनीति से ऊपर उठकर जनता के दर्द को समझना पड़ेगा, आम आदमी के दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। अश्विनी शाही जल्दी से 10 सेकंड आपके पास। देखिए ऐसे बयानों पर सबको लानत भेजनी चाहिए और सभी नेताओं को यह सोचना चाहिए कि हर मुद्दे को तुष्टीकरण से मत जोड़ें। सिर्फ और सिर्फ आज के समय में मैं कहना चाहूंगा कि विकास की बात करें। उत्तर प्रदेश एक उत्तर प्रदेश बनने की तरफ अग्रसर है। विकास की बात करेंगे, कंधे से भविष्य में क्या उम्मीद आपसे की जाए? इस तरह के बयानों की बजाय विकास के मुद्दों पर, महंगाई के मुद्दे पर, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर आप लोगों के नेता बयान देंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो बयानों की बात ही ना करे। हम तो साफ कहते हैं कि हम विकास की बात करेंगे, हम विकास पे ही चुनाव लड़ेंगे।
ठीक है, विकास की बात करेंगे, विकास पर ही चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर सुनील कौशिक, योर फाइनल नहीं, कमेंट। बिल्कुल बिल्कुल ये होना भी चाहिए कि वास्तव में जिस अपेक्षा के साथ जनता और यूथ वोट डालती है, क्या वास्तव में उन अपेक्षाओं को पाने का अधिकार जनता का है कि ईमानदारी से आत्मा से सारे राजनीतिक निर्णय करें कि जो चुनाव में आप वायदे करके आते हैं कम से कम 100% नहीं तो 50% तो वायदे लगभग पूरे होने चाहिए। चलिए ठीक है, मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो हिंदू मुसलमान से ऊपर उठना होगा, धार्मिक ध्रुवीकरण करने वाले नेताओं को मुंहतोड़ जवाब देना होगा कि चुनाव चाहे जो भी हो, मुद्दा सिर्फ एक ही होगा और वो होगा विकास का। और अगर ऐसा जनता कर पाएगी तो इस तरह के बयान वीरों के मुंह पर अपने आप ताला जड़ जाएगा। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।